हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेली क्लासेस। आए दोस्तों, ये हमने घटना चक्र लिए दोस्तों। ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए दोस्तों 2022 या 2023 तक एग्जाम होगा दोस्तों, 2022-23 के लिए। जो कि दोस्तों जैसा हम आपको सिलेबस बताते हैं, ठीक है दोस्तों। ये घटना चक्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बारे में पहले तो चर्चा करते हैं कि कौन सा सिलेबस कितने नंबर का है, ठीक है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, पहली क्लास लेंगे और बेसिक से लेंगे, ठीक है। और हम शिक्षण कौशल पढ़ाएंगे, ठीक है, इस क्लास में, ठीक है। बाकी क्लास में बाद में पढ़ाएंगे, पहले तो शिक्षण कौशल की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिए, आपका जो भाषा हिंदी और संस्कृत अंग्रेजी है, ये तीनों मिलाकर आपके 40 नंबर के आएंगे। हिंदी आपकी 20 नंबर की रहेगी, संस्कृत आपकी 10 नंबर की और अंग्रेजी आपकी 10 नंबर की, टोटल 40 नंबर हो गए। अगला आपका साइंस है। साइंस में दिखाई दे रहा टॉपिक, ये टॉपिक है, आप देख लेना। तो ये आपके 10 नंबर के आएंगे टोटल, ठीक है। कितना हो गया? 50 नंबर का हो गया। गणित आपका 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको सिलेबस, ये आपका मैथ का सिलेबस है और 20 नंबर का आएगा, 20 क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव मार्क्स की ये परीक्षा रहेगी, ठीक है दोस्तों। 150 क्वेश्चन की परीक्षा होगी और 150 ही नंबर आएंगे, ठीक है। अगला पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन दोस्तों, ये दिखाई दे रहा है, ये आपका 10 नंबर का आएगा, ठीक है। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, ठीक है, ये आपका 10 नंबर का आएगा, ठीक है। शिक्षण कौशल दोस्तों आपका 10 नंबर का आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला आपका बाल मनोविज्ञान मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट यानी CDP, ठीक है, ये आपका 10 नंबर का आएगा। ये भी आपके पूरे नंबर है, ठीक है, इसकी टेंशन मत लीजिए आप। अगला सामान्य ज्ञान समसामयिक की घटना यानी करंट अफेयर्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें तो सब दोस्त मात खाते हैं। इसमें जब एग्जाम होगा उससे 1 साल पीछे की आएगी, वो आपकी 30 नंबर की होगी। बहुत से लोग इसी में फेल होते हैं ज़्यादातर, बहुत कम नंबर आते हैं, 10 12 13 नंबर। इससे कुछ नहीं होगा दोस्तों, कम से कम 22 से ऊपर आने चाहिए इसमें, तब काम होता है सुपर टेट में, ठीक है। लिस्ट में नंबर तभी आता है। अब आपका तार्किक ज्ञान है, ये आपका 5 नंबर का है, यानी ये आप तार्किक ज्ञान समझते हो, रीजनिंग स्किल, यही है आपका 5 नंबर का आएगा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है और आपके 5 नंबर ये पक्के हैं, ठीक है। अगला आपका दोस्तों सूचना तकनीकी, ये आपका 5 नंबर का सूचना तकनीकी समझते हो दोस्तों, ये होता है आपका कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर में दिखाई दे रहा है आपको सिलेबस, ये पढ़ लेना, मैंने दे दिया है, आप रोक कर वीडियो को देख सकते हो, ठीक है, सिलेबस को। और ज़्यादा बड़ी वीडियो जाएगी, मुझे पढ़ाना भी है इस क्लास में, पहली क्लास लेनी है इसमें शिक्षण कौशल की। और दोस्तों अब अगला है, बहुत ही सिंपल है ये वाला, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, ठीक है, ये आपका 10 नंबर का है, ठीक है। आप सिलेबस देख लेना, बहुत ही सिंपल है, ये आपके 10 नंबर, ये भी पक्के हैं आपके, ठीक है। करंट अफेयर्स को छोड़कर, करंट अफेयर्स आप जितना अच्छा पढ़ लोगे जितना अच्छे नंबर आएंगे सुपर टेट में, आपको लिस्ट से कोई बाहर नहीं निकाल सकता, कितना तुर्रम खान आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों हम अब शुरुआत करते हैं शिक्षक भर्ती के लिए। पहला हमने वो लिया है शिक्षण कौशल, हमने अब इसमें हम शिक्षण कौशल पढ़ाएंगे टॉपिक, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों शिक्षण कौशल। अब दोस्तों शिक्षण कौशल में भाग 5 में दिया था, उसमें खंड 5 में। तो दोस्तों इसमें पाठ्यक्रम का चर्चा करें तो देखिए पाठ्यक्रम क्या क्या है इसमें। पाठ्यक्रम में शिक्षण की विधियां हैं एवं कौशल, ठीक है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत भी हैं, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा भी है, समावेशी शिक्षा भी है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास भी हैं, शैक्षिक मूल्यांकन है एवं मापन है, आरंभिक पठन कौशल है, शैक्षिक एवं प्रशासन भी है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया अब तो। अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, शिक्षण विधियाँ, ठीक है। आप देखें तो आप जूम करके दिखाएंगे आपको ढंग से, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आपका पहला टॉपिक है आपका शिक्षण विधियाँ। अब आप गौर से पढ़ लीजिए, और अगर आप इम्पोर्टेंट टॉपिक चाहते हो तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ज़्यादा देर करने न करते हुए शुरुआत करते हैं शिक्षण विधियों से, ठीक है। अगर आपका कॉपी है, नोट्स है, बना सकते हो, ठीक है, या आप समझ सकते भी हो, ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों शिक्षण विधि से तात्पर्य शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य को नियोजित करने एवं निष्पादित करने के लिए अपनाए हुए किसी निश्चित एवं व्यापक स्वरूप से होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा शिक्षण विधि कैसे कहते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षक के द्वारा किए जाने वाले शिक्षण कार्य को वांछित शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक तत्व होते हैं दोस्तों, ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। तो अब देखते हैं दोस्तों, पहला आपका देखा जाए तो आगमन विधि, सबसे पहले आपकी आगमन विधि आएगी, ठीक है। तो हम इसके शिक्षण विधि में पहली हमने विधि हुई आगमन विधि। दोस्तों ये आगमन विधि तो इंपॉर्टेंट है, CTET के लिए भी, UP TET के लिए भी और आपके सुपर टेट के लिए भी, ठीक है, और रीट एग्जाम आ रहा है उसके लिए, ठीक है। तो आगमन विधि देखिए आप, पहला है आपका आगमन विधि, ठीक है, पहला है आपका आगमन विधि। अब दोस्तों देखिए आगमन विधि क्या होता है, ठीक है।
शिक्षण की आगमन विधि में शिक्षक अनेक विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर सामान्यीकरण करने का प्रस्तुत करता है। दोस्तों ये इस आगमन विधि का क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर चलता है, ठीक है। और निगमन विधि होती है वो आपके नियम से उदाहरण की ओर चलती है, ठीक है, समझ लीजिए आप। तो सामान्य की ओर पढ़ने का प्रयास करता है। विद्यार्थी शिक्षक के द्वारा प्रस्तुत विशिष्ट उदाहरणों का निरीक्षण करके अपनी सूझबूझ के द्वारा सामान्य नियमों का प्रतिबंध करता है। दोस्तों अगर देखा जाए तो पहले शिक्षक टीचिंग, इसमें टीचर क्या करता है, इसमें पहले उदाहरण प्रस्तुत करता है क्वेश्चनों के, जितना हो सके जितना उदाहरण प्रस्तुत करता है। उसके बाद दोस्तों समझ जाते हैं तो उसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं बाद में, ठीक है। सबसे पहले उदाहरण से नियम की ओर जाओगे दोस्तों तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, ये विधि ऐसी है इसमें टाइम भी लगता है। और नियम से उदाहरण जाओगे तो तुरंत कम टाइम लगेगा, क्योंकि भाई नियम बताओगे तुरंत आंसर वो मतलब सूत्र लगाओगे तुरंत आंसर आएगा आपका, ठीक है। इसलिए इस विधि में टाइम लगता है, समय ज़्यादा लगता है। और नियम से उदाहरण की निगमन विधि में उसमें टाइम बहुत कम लगता है, ठीक है। तो आपने पढ़ लिया। अगला, आगमन विधि में शिक्षक विशिष्ट से सामान्य के शिक्षण सूत्र का आगमन विधि में शिक्षक विशिष्ट से सामान्य के शिक्षण सूत्र का उपयोग करता है। इस विधि में विद्यार्थी स्वयं क्रियाशील रहकर अपने निरीक्षण, तर्क तथा विवेचन के आधार पर पहले विशिष्ट उदाहरणों को संकलित करते हैं तथा फिर उनमें समानता देखकर किन्हीं सामान्य निष्कर्षों पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। शिक्षक का कार्य तो उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण करना, अर्थात विशिष्ट के संकलन में तथा समानता की खोज में सहायता करना मात्र रह जाता है, ठीक है। समानता की खोज में समान रह जाता है। अगला, आगमन विधि से शिक्षण करते समय शिक्षार्थियों की पाठ में पर्याप्त रुचि बनी रहती है और वे स्वयं ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से तल्लीन रहते हैं। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्ट आता है इसमें, उदाहरण तो तुम बताओगे दोस्तों सब जगह आसपास के वातावरण को लेकर, तो दोस्तों सबको मज़ा आता है इसमें पढ़ने में, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है ये। अगला, इस विधि में शिक्षण करने पर शिक्षण कार्य तीव्र गति से अग्रसर होते हैं एवं इस विधि में मंदबुद्धि बालक कोई विशेष लाभ नहीं उठा पाते हैं। मंदबुद्धि बालक उसे समझ में नहीं आता, कितना भी समझा समझ में नहीं आएगा। देखो इसमें लाभ भी नहीं उठा पाते। जो अच्छा मिडिल है मतलब वो समझ जाता है जल्दी से जल्दी, थोड़ा मिडिल भी तो कोई कम है तो वो भी समझ जाएगा। मगर बोलो बिल्कुल मंदबुद्धि प्राणी है वो कम समझता है, इसमें इंटरेस्ट कम लेता है, उसको मज़ा नहीं आता इसमें, ठीक है। दोस्तों विद्यार्थियों के द्वारा उदाहरण से सामान्य नियम तक पहुंचने में कुछ अधिक समय लेने के कारण शीघ्रता से पढ़ाने वाले शिक्षक इस विधि का समुचित ढंग से उपयोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। टाइम ज़्यादा लगता है इसलिए बहुत से टीचर कम इंटरेस्ट लेते हैं आगमन विधि पर, ठीक है। वो निगमन विधि पर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, ध्यान रखना। मुझे पता है क्योंकि मैं भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, मुझे ही पता है क्या करना चाहिए। मगर मैं अगर समय ज़्यादा होगा तो मैं मैं आगमन विधि का प्रयोग करता हूँ, ना तो मैं निगमन विधि का प्रयोग करता ही करता हूँ, ठीक है। और समझा भी देता हूँ दोस्तों, इतना वो नहीं है कि डीपली हो। अगला, आगमन विधि का प्रयोग विज्ञान, गणित, प्रबंधन, मनोविज्ञान, भूगोल, समाज विज्ञान तथा भाषा जैसे विषयों के शिक्षण में बहुतायत से किया जाता है। अब दोस्तों दूसरी विधि है आपकी निगमन विधि। कौन सी विधि? निगमन विधि। दोस्तों इसके बारे में चर्चा करते हैं, ये नियम से उदाहरण की ओर चलती है, ठीक है। तो दोस्तों निगमन विधि के द्वारा शिक्षण करते समय सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर अग्रसित हुआ जाता है और शिक्षक छात्रों के सम्मुख अब दिखाई दे रहा हो दोस्तों, पहले सामान्य नियम प्रस्तुत करता है तथा इसके पश्चात उदाहरणों द्वारा नियम की सत्यता को प्रमाणित करता है एवं विशिष्ट परिस्थितियों में उसके उपयोग को बताता है। निगमन विधि में सर्वप्रथम नियम या सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है तथा उसके पश्चात उस नियम या सिद्धांत को विभिन्न उदाहरणों में प्रयुक्त करके समस्या का समाधान किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला, निगमन विधि के अनुसार शिक्षण करने पर विद्यार्थी नियमों का अन्वेषण नहीं करता है, परिणामतः वह शिक्षण अधिगम में क्रियाशील नहीं रहता, उसकी रुचि शिक्षण अधिगम में विकसित नहीं हो पाती है तथा वह अर्जित ज्ञान को अधिक दिनों तक स्मरण नहीं रख पाता है, ठीक है। अगला, निगमन विधि औसत तथा औसत से निम्न विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होती है। दोस्तों निगमन विधि है
वो एवरेज बच्चे होते हैं, मिडिल वाले तथा औसत से निम्न मतलब थोड़ा और भी ऊपर हो सकते हैं, उनके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होती है। कौन सी विधि? निगमन विधि। ठीक है। निगमन विधि का उपयोग प्राय गणित, सामाजिक विषय, विज्ञान, भूगोल तथा व्याकरण के शिक्षण में किया जाता है। व्याकरण के शिक्षण में किया जाता है। दोस्तों अगली विधि आपकी आगमन विधि। ठीक है। कौन सी विधि आपकी? आगमन विधि। ठीक है। 3 नंबर पे आपकी आगमन विधि है, आगमन विधि। ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। इस संयुक्त प्रयास में पहले आगमन विधि के अनुसार विभिन्न विशिष्ट उदाहरणों के द्वारा सामान्य निष्कर्ष निकाला जाता है तथा इसके पश्चात इस निष्कर्ष को विशिष्ट परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है। इन दोनों विधियों को सम्मिलित रूप से प्रयोग करने पर शिक्षार्थी अन्वेषक के रूप में पहले सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन करता है तथा फिर वह उसकी सहायता से विशिष्ट निष्कर्षों का उपयोग करना भी सीखता है। ठीक है। अगला बहुत ही सिंपल था। अगला आपका प्रदर्शन विधि। ठीक है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, प्रदर्शन विधि, ऑप्शन चौथा वाला। ठीक है। चौथा वाला विधि है आपकी प्रदर्शन विधि। किसी कार्य को करने का कौशल सिखाने में भी प्रदर्शन विधि का उपयोग किया जाता है। किसी वस्तु या यंत्र की कार्यप्रणाली या किसी सिद्धांत की यथार्थता की पुष्टि करनी होती है, तब प्राय इस विधि का उपयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान का अवलोकन करना, रुचि व उत्सुकता में वृद्धि करना तथा निरीक्षण करने की योग्यता का विकास करना इस विधि के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ठीक है। विद्यार्थी का मात्र दर्शक के रूप में उपस्थित रहना, शिक्षक का अधिक क्रियाशील होना एवं सभी विद्यार्थियों को निरीक्षण के समान अवसर न मिल पाना इस विधि की कुछ प्रमुख सीमाएं हैं। ठीक है। अब दोस्तों ये आपकी कितनी विधि हो गई? 4 विधि हो गई। अब अगली विधि बताते हैं आपको, प्रयोगशाला विधि। ठीक है। अगली आपकी प्रयोगशाला विधि है। ठीक है। प्रयोगशाला विधि में विद्यार्थियों को प्रयोगशाला में उपस्थित होकर शिक्षक के दिशा निर्देशन में स्वयं प्रयोग करके सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। प्रयोगशाला विधि विज्ञान व गृह विज्ञान जैसे विषयों की अत्यंत प्रभावशाली विधि है। ठीक है जी दोस्तों, आप पढ़ चुके हो यूपी टेट में और सी टेट में, ज़्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं है। इतना सिंपल है जे कि जे आता है तो कैसे आता है सब मैं क्वेश्चन बता देंगे। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन में हमने छांट के रख लिए पहले से ही, हम आपको बता देंगे। ठीक है। आप पहले से मटेरियल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है। प्रयोगशाला विधि में विद्यार्थी स्वयं प्रयोग करता है, निरीक्षण करता है तथा निष्कर्ष प्रदान करता है। विद्यार्थियों में यंत्रों व उपकरणों के प्रयोग संबंधी कौशलों का विकास करना, विद्यार्थियों की क्रियाशीलता को बनाए रखना, छात्रों में व्यक्तिगत गुणों का विकास करना, अनुभव जनित स्थायी ज्ञान प्रदान करना एवं अधिगम के अंतरण को बढ़ावा देना इस विधि की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ठीक है। अगला, प्रयोगशाला विधि का अत्यधिक खर्चीला होना, कुछ ही प्रयोगों में सीमित प्रयोग कर पाना, विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग करते समय जोखिम की संभावना होना एवं अधिक विद्यार्थी होने पर इसका अव्यवहारिक होना इस विधि की कुछ प्रमुख सीमाएं भी हैं। ठीक है दोस्तों। अगला, वस्तुतः विज्ञान, गणित, गृह विज्ञान तथा भूगोल जैसे विषयों के शिक्षण में इसका प्रयोग करना बाध्यकारी होता है। ठीक है दोस्तों। अगला आपका विचार विमर्श विधि। दोस्तों ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही नहीं है, मगर आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन तो आप कर सकते हो ना, कोई दिक्कत भी नहीं है, इसलिए 1 मिनट और सही। ठीक है। अगला, विचार विमर्श विधि को शिक्षण की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधि माना जाता है। दोस्तों विचार विमर्श में देखा जाए तो शिक्षण विधि की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधि माना जाता है। इसके अंतर्गत विचार गोष्ठी विधि, कार्य गोष्ठी विधि, पैनल चर्चा विधि तथा परिचर्चा विधि जैसी विधियों या उपविधियों को रखा जा सकता है। अगला, यह विधि विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण की तुलना में अधिगम को अधिक महत्व देती है, जिससे अधिगम अधिक प्रभावोत्पादक हो जाता है। समूह में उत्साह व स्फूर्ति आती है, छात्रगण अधिगम हेतु स्वतः उत्प्रेरित होते हैं एवं अनुशासनहीनता की समस्या का स्वाभाविक रूप से उन्मूलन हो जाता है। ठीक है। अगला, इस विधि में वर्ग के सदस्य सामूहिक रूप से किसी रचनात्मक कार्य में भाग लेते हैं।
अगला, विचार विमर्श विधि नेतृत्व का प्रशिक्षण देने के लिए, परस्पर सहयोग की भावना का विकास करने के लिए, आत्मा अभिव्यक्त का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए तथा विद्यार्थियों में व्यापक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए अच्छी मानी जाती है, परंतु इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। विचार विमर्श को प्रारंभ करने, प्रोत्साहित करने तथा सही दिशा देने के लिए कुशल शिक्षकों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इस विधि में भौतिक संसाधनों, विशेषकर विचार विमर्श हेतु उपयुक्त कक्षों व पुस्तकालय में अच्छी पुस्तकों की विशेष ज़रूरत होती है, परंतु प्राय विद्यालयों में इन संसाधनों का अभाव रहता है। ठीक है। अब दोस्तों आपकी ये विधि हो गई। अब आपकी अगली विधि आपकी 7वीं ये वाली प्रयोजन विधि। ठीक है। और प्रयोजन विधि के प्रतिपादक सभी जानते ही हैं, बहुत ही सिंपल है, ये तो सीटेट में आ चुका है। ठीक है। किलपैट्रिक है प्रयोजन विधि के प्रतिपादक। कौन है आपके? कौन है? किलपैट्रिक। याद कर लेना। प्रयोजना समस्या परक एवं उद्देश्य परक क्रिया है जो स्वाभाविक परिस्थितियों में संपन्न होती है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोजन किसी क्रियाकलाप को योजनाबद्ध ढंग से इस प्रकार से संपादित करना है कि विद्यार्थीगण उस क्रियाकलाप को व उससे संबंधित बातों को सीख लें। ठीक है। प्रयोजन विधि की 5 सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। प्रयोजनशीलता, क्रियाशीलता, यथार्थता, उपयोगिता तथा स्वायत्तता। प्रयोजन विधि की कार्यप्रणाली में 4 मुख्य सोपान क्रम से ये हैं। देखिए आप, सबसे पहले आपकी परिस्थिति है, परिस्थिति का निर्माण आएगा। ठीक है। फिर आपका 2 नंबर पर योजना बनाना है, फिर आपका योजना का क्रियान्वयन तथा चौथे नंबर पर आपका मूल्यांकन होता है। ठीक है। याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चारों ये। और ये विधि के प्रतिपादक पूछे जाते हैं, किलपैट्रिक है। ठीक है। अगला, ज्ञान की समग्रता को स्पष्ट करने, छात्रों में व्यक्तिगत गुणों का विकास करने, अनुशासनहीनता को समाप्त करने, अधिगम शिक्षण को प्रोत्साहित करने, जनतांत्रिक जीवन के लिए तैयारी करने की दृष्टि से प्रयोजन विधि अत्यंत उपयोगी रहती है। ठीक है दोस्तों। अगला, प्रयोजन विधि में विषय वस्तु की क्रमबद्धता का अभाव रहता है। इससे समय सारणी की अवहेलना हो सकती है। इसमें अधिक उत्साही शिक्षकों की आवश्यकता होती है एवं इसके लिए अधिक संसाधनों की ज़रूरत होती है। इन्हें प्रयोजन विधि की सीमाएं भी कहा जा सकता है। ठीक है। अब आपकी है अगली भ्रमण विधि। कौन सी? भ्रमण विधि। ठीक है। एक्चुअलाइजेशन मेथड। अब वो दोस्तों देखा यार, भ्रमण तो समझ में आ रहा होगा। भ्रमण मतलब आपका निरीक्षण करना किस चीज़ पर। ठीक है। मतलब आप घूम फिर कर आ रहे हो, उस चीज़ को देख रहे हो कैसी है कैसी नहीं है। ठीक है। उस विधि के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है। भ्रमण विधि भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो भ्रमण विधि, शिक्षण की भ्रमण विधि शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष, मूर्त व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा अर्जित ज्ञान न केवल स्थायी होता है वरन कल्पना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। भ्रमण विधि को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, शिक्षा, इतिहास, वाणिज्य प्रबंधन, अर्थशास्त्र जैसे विषयों के शिक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला, भ्रमण से तात्पर्य शैक्षणिक प्रवृत्ति के उस आयोजन से होता है जिसमें विद्यार्थी अपनी विद्यालयी परिस्थितियों से बाहर जाकर प्राकृतिक अथवा सांस्कृतिक पर्यावरण का प्रत्यक्ष अवलोकन एवं निरीक्षण करके पाठ्यक्रम के किसी महत्वपूर्ण अंश का प्रत्यक्ष अध्ययन करते हैं। यद्यपि भ्रमण आयोजित करने के बहुत से लाभ हैं। निरीक्षण करने की योग्यता का विकास करना, कल्पना करने की योग्यता का विकास करना, कक्षा कार्य का पूरक होना, अनौपचारिक ढंग से शिक्षण करना दोस्तों, शिक्षण में नवीनता लाना, व्यक्तिगत गुणों का विकास करना एवं अभिरुचियों के विकास को प्रोत्साहित करना भ्रमण विधि की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है दोस्तों। अब प्रमुख विशेषताएं, ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। हम आपको विशेषताएं के बारे में ही बता सकते हैं। ठीक है। ये आपने विधि ढंग से पढ़ ली तो आपके कम से कम 4 से 5 नंबर तो ये पक्के हो गए। अगर आपका पूरे 10 नंबर का है तो बिल्कुल ही 10 नंबर पक्के हो गए। ठीक है। शिक्षण की प्रभावशाली विधि के रूप में भ्रमण विधि के 4 सोपान क्रम से ये देखिए आप।
पहले आपका भ्रमण की योजना बनाओगे, ठीक है, योजना बनाओगे जहाँ आप देखना चाहते हो, मुझे ढूंढना वहाँ पर देख के जाना है कैसी स्थिति है वहाँ की, ठीक है। तो भ्रमण की आप योजना बनाओगे, सबसे पहले योजना बना ली, फिर आपका अनुवर्ती कार्यक्रम होगा, उसका संपादन करोगे, ठीक है, जाकर वहाँ देखोगे। फिर भ्रमण योजना का क्रियान्वयन करना, अब उस योजना का क्रियान्वयन करोगे, कैसा क्या नहीं, कैसा नहीं और कैसा क्या करना है, ठीक है। अगला लास्ट में आता है भ्रमण आयोजन का मूल्यांकन भी करना। आप मूल्यांकन भी करोगे कि बच्चा कैसे क्या कर रहा है, ठीक है। तो आपका मूल्यांकन वहीं से ख़त्म होता है वहाँ तक, ठीक है। अगली विधि है दोस्तों आपकी ये वाली, कौन सी विधि दोस्तों आपकी, समस्या समाधान विधि, ठीक है। 9 नंबर पर दोस्तों आप विधि को पढ़ लोगे तो बहुत ही लाजवाब पढ़ाई कर रहे हो आप, अगर आप क्लियर कर ली तुमने 9 विधि। तो दोस्तों समस्या समाधान विधि आपकी ये है 9वीं, ठीक है। समस्या समाधान विधि से तात्पर्य तर्क द्वारा किसी समस्या का समाधान करने की प्रक्रिया से होता है। इस विधि में शिक्षण करते समय शिक्षक विद्यार्थियों की समस्याओं को व्यवस्थित रूप से हल करने का प्रशिक्षण देता है। समस्या समाधान विधि में क्रियात्मक पक्ष पर जोर नहीं दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला दिया जाता है समस्या समाधान विधि में वैज्ञानिक विधि को 7 सोपानों में विभाजित किया गया। दोस्तों पहला सोपान देखिए आप, समस्या को चिन्हित करना। दोस्तों आप चिन्हित करोगे तो सबसे पहले तो चिन्हित करोगे ये यहाँ पर गलती हो रही है, ठीक है, चिन्हित कर लिया। अब समस्या का विश्लेषण भी करोगे, ठीक है, विश्लेषण करोगे, विश्लेषण मतलब उधर उधर की बातें देखोगे इधर उधर। अगला संभावित समाधान प्रस्तुत करोगे, समाधान जो भी होगा हमसे हल होगा वो हम प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। तथ्यों का संकलन भी करोगे दोस्तों, तथ्यों का जो भी गलती हो रही है उस संकलन भी करोगे उससे जाकर। अगला संभावित समाधान प्रस्तुत करना, जो संभव हो सके मदद वो कर सकेंगे, ठीक है। अगला सही समाधान का सत्यापन भी करोगे, इससे प्रूफ भी कर सकते हो दोस्तों। अगला 7वां समस्या के अंतिम समाधान को प्रस्तुत करना, लास्ट में जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो सब आप दिखाओगे, ठीक है, आंसर किया था, ठीक है। अगला समस्याओं पर केंद्रित होना, क्रियात्मक पक्ष की अवहेलना करके विचार पक्ष पर जोर देना एवं अत्यधिक समय व श्रम साध्य होना इस विधि की कुछ प्रमुख सीमाएं भी हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगला आपका है 10 विधि आपकी, कौन सी है आपकी, निरीक्षण अध्ययन विधि। कौन सी आपकी, निरीक्षित अध्ययन विधि। निश्चित अध्ययन विधि में विद्यार्थियों व शिक्षकों को निरीक्षण निर्देशन में अपने अपने अध्ययन मनन में रत रहना होता है, ठीक है। निरीक्षण अध्ययन विधि प्रत्येक विद्यार्थी को अपने योग्यता व स्वगति के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। वस्तुतः यह विधि व्यक्तिगत भिन्नताएं, ज्ञानार्जन में स्वावलंबन तथा विद्यार्थियों की सक्रियता जैसे 3 महत्वपूर्ण संप्रदायों पर आधारित है। दोस्तों निरीक्षित अध्ययन विधि के उपयोग से शिक्षक को अपने विद्यार्थियों में शब्दकोश देखने, विश्वकोश व मानचित्रावली से आवश्यक सूचना ज्ञात करने, संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखने, मौन वाचन करने जैसे स्वयं अध्ययन के विभिन्न कौशलों में निपुणता विकसित करनी चाहिए। ज्ञानार्जन करने में स्वयं गति से आगे बढ़ना, क्रियाशील रहना, परीक्षा की तैयारी हो जाना व स्वावलंबी बनना इस विधि की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपकी आती है 11वीं विधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टोली शिक्षण विधि। टोली शिक्षण दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो स्काउट कैंप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों को पढ़ाओगे आप टोली विधि से बताओगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 12 क्लास के बाहर पढ़ा रहे हो तो आपको टीम टीचिंग मेथड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला तो टोली शिक्षण विधि को शिक्षण की एक आधुनिक विधि कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। क्या कहा जाता है, टोली शिक्षण विधि क्या कहा जाता है, एक आधुनिक विधि कहा जाता है। इस विधि के अनुसार 2 या 2 से अधिक शिक्षकों की टोली मिलाकर किसी कक्षा को पढ़ाने की योजना बनाते हैं, उसे क्रियान्वित करते हैं तथा उसका मूल्यांकन भी करते हैं दोस्तों। अगला तो दोस्तों देखा जाए तो इसमें टोली शिक्षण विधि है, बड़े विद्यालयों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगला टोली शिक्षण विधि सहक्रियात्मक तथा परस्पर सहयोगात्मक प्रकार की है, जिससे सभी शिक्षकों को अपनी रुचि व योग्यता के अनुसार शिक्षण का अवसर मिलता है तथा उनका स्वयं व्यावसायिक विकास होता है एवं कक्षा नियंत्रण बनाने में सहायता मिलती है। अगला टोली शिक्षण विधि का प्रयोग विचार विमर्श विधि के साथ संयुक्त करने पर अधिक सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अगला अभिक्रमित अध्ययन विधि को आधुनिक तथा
प्रगतिशील शिक्षण विधि माना जाता है, प्रगतिशील शिक्षण विधि माना जाता है। ठीक है, अभिक्रमित अध्ययन विधि के प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने अधिगम संबंधी अपने प्रयोग के आधार पर अभिक्रमित अधिगम के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था। अभिक्रमित अध्ययन विधि ठोस मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, ठोस मनोवैज्ञानिक, परंतु अभिक्रमित अध्ययन विधि सामग्री के तैयार करने में अत्यधिक श्रम, संसाधन व कौशल की जरूरत का होना इसकी एक बड़ी सीमा है। ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के दो प्रकारों अर्थात कौन से रेखीय अभिक्रमित विधि तथा शाखीय अभिक्रमित विधि में बांटा जा सकता है। ठीक है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में सही उत्तर देने पर छात्र को पुनर्बलन मिलता है, जबकि गलत उत्तर देने पर उसी अनुदेशन पद को दोहराने का दंड सहना पड़ता है। अभिक्रमित अनुदेशन का दूसरा प्रकार शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन है। शाखीय अभिक्रमित प्रविधि को वर्ष 1954 में नॉर्मन एवं क्राउडर नामक मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, समझ में आ गया, नॉर्मन एंड क्राउडर, ये आएगा सुपर टेट में क्वेश्चन, तो बता देना अभिक्रमित अनुदेशन विधि के प्रतिपादक कौन है, नॉर्मन एंड क्राउडर। ठीक है, 1900 जो भी दिया है, ठीक है, 1954 में है। ठीक है, और शाखीय अभिक्रमित विधि को इन्होंने प्रस्तुत किया था। अगला आपका 13वां दत्त कार्य विधि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, असाइनमेंट बेस्ड मेथड। ठीक है, दत्त कार्य विधि में शिक्षक द्वारा योजनाबद्ध ढंग से छात्रों को अधिकाधिक सक्रिय बनाकर इस प्रकार से शिक्षण दिया जाता है जिससे विद्यार्थी अपने अर्जित अनुभवों का प्रबलीकरण करता है। दत्त कार्य विधि विद्यार्थियों के लिए आयोजित कक्षागत शिक्षण का एक विस्तार होती है, जिसमें शिक्षक प्रस्तोता के स्थान पर मार्गदर्शक की भूमिका अदा करता है। दत्त कार्य कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पहला है कौशलों का विकास करने के लिए दिया जाने वाला दत्त कार्य, दत्त कार्य, और दूसरा है आपका समस्या समाधान करने संबंधी दत्त कार्य, और आपका तीसरा है प्रयोग व पर्यवेक्षण विषयक दत्त कार्य आदि। ठीक है, अगला कौशलों के विकास के लिए छात्रों को शब्दकोश देखना, संदर्भ ग्रंथ देखना, एल्बम बनाना, प्रयोग करना, यंत्रों का प्रयोग करना, विचार विमर्श करना, साक्षात्कार करना, प्रदर्शनी आयोजित करना, बुलेटिन बोर्ड बनाना, मॉडल सजाना, चित्र खींचना जैसे दत्त कार्य दिए जा सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपकी विधि हैं, बहुत सारी विधि हैं, अब इसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं। इतनी विधि आप पढ़ लीजिए, तब तक हमने आपको 13 विधि बता दी हैं। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती इंपॉर्टेंट हैं जितनी भी विधि थी, अब आपकी रह गई हैं पुस्तक आधारित विधि, सामग्री आधारित विधि, और दोस्तों 16वीं आपकी है आपकी बहुमाध्य आधारित विधि। ये आप नहीं पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और पढ़ लोगे तो भी दिक्कत नहीं, तो हम पढ़ा देंगे ये भी। ठीक है, अगली 17वीं मस्तिष्क उद्दीलन विधि, और आपकी 18 अनुकरण विधि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दोस्तों इतनी आपकी विधि है। ठीक है, अब इसके बाद में चर्चा करते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं शिक्षण कौशल में। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ से सुपर टेट की तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। और आपको PDF नोट्स चाहिए, तो इम्पोर्टेंट लिखित हैंड रिटन नोट्स, तो आपको टेलीग्राम में मिलते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई रुपये नहीं देने दोस्तों। बस चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर भी करें। ठीक है, तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, अगली वीडियो मिलते हैं।